हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो टॉपिक है क्लास 11th केमिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ऐसे बच्चे जो 10th में भी रहते हैं या 11th में तो है ही, साथ साथ 12th में है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लुईस संरचना है ना, सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आज आप लुईस संरचना बेहतर रूप से समझोगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। आप सोचो कि 2 मिनट में ये संरचना समझ में आ जाए, तो बिल्कुल नहीं आएगा। कोशिश करूंगा कि कम समय में आपको ये संरचना समझा दूं, लेकिन प्यारे बच्चों थोड़ा सा नियम वगैरह तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए, यदि कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक या लुईस संरचना प्रतीक या लुईस डॉट संरचना को समझाते हुए उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, मतलब कुछ आपको इसका डिटेल करना पड़ेगा। वैसे तो मैक्सिमम एग्जाम्पल के रूप में 4 क्वेश्चन दे देता है, मतलब इन प्रश्नों के अर्थात इन यौगिकों के लुईस डॉट संरचना बनाइए, मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन दे देता है। 4 आपको कंपाउंड मिल जाएंगे, 4 अणु यानी यौगिक मिलेंगे। उनमें से आपको क्या करना होगा कि जितने भी यौगिक को बोला जाएगा उनका आपको लुईस डॉट संरचना बताना है ना, यानी बनाना है एक प्रकार से। तो थोड़ा सा देखो कि लुईस संरचना में परमाणु के संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है, मतलब बिंदु के रूप में यानी प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं। किसी परमाणु या यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के प्रतीक लिखकर उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन को या तो बिंदु या तो क्रॉस के रूप में प्रतीक के चारों ओर, मतलब क्रॉस के रूप में चारों ओर दर्शाया जाता है। मतलब जिस भी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु को हम लेकर चलेंगे, उनके चारों ओर इनको हम इलेक्ट्रॉन को बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाएंगे। पहले ये चीज थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है कि प्रतीक के रूप में जो चारों ओर दर्शाया जाता है, या तो हम डॉट्स यहां पर देख सकते हैं, या तो क्रॉस यानी बिंदु है ना, या कि आपका क्रॉस, दो में से कुछ भी हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो समान रूपरेखा है भाई साहब कि किस प्रकार से हमारा रूपरेखा तैयार करना है। तो भाई साहब किसी भी यौगिक में यदि हमको लुईस संरचना बनाना है तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी जो भी, जैसे मान लीजिए 2 परमाणु आपस में मिलकर के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों के साझा से क्या करते हैं, बंध बनाते हैं और यौगिक का निर्माण होता है या अणु का निर्माण होता है। अब प्यारे बच्चों किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसे हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझने की कोशिश करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बात कर लूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। कितना होता है, 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5, यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो ये जो नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बोली जाए तो 5 होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि मैं कह दूं आपसे ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो 2 और 6, मतलब बच्चों कितना हो गया, 2 और 6 मिलाकर कितना हो गया, 8। यानी बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये 6 इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये चीज क्लियर होना चाहिए, मन में डाउट ना रहे। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, यानी बच्चों इसमें हम देखें तो 2 और इसके बाद कितना हो जाएगा, 7, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7। अब इन 7 इलेक्ट्रॉनों को हम बिंदु या क्रॉस के रूप में दर्शाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, यहां तक क्लियर है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन जो भी है उन्हें हम बिंदु के रूप में या प्रतीक के रूप में दर्शाएंगे। यही उनकी लुईस संरचना या लुईस डॉट संरचना या इलेक्ट्रॉन बिंदु प्रतीक या लुईस प्रतीक कहलाता है। सब कुछ जाना जरूरी है ना, कि एक ही नाम से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पता चला डाउट हो जाए कि सर हमको तो ये पता ही नहीं था, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, इसके जो लुईस संरचना के बनाने के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कि इन नियमों के आधार पर हम लुईस डॉट संरचना बनाते हैं। जैसे पहला नियम है कि सभी परमाणुओं के संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉनों का योग करना, मतलब जितने भी परमाणुओं से मिलकर कोई कंपाउंड बना है उसमें हम सभी इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कोश है, मतलब बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको हम योग कर लेंगे, कुल कितने इलेक्ट्रॉन है इनके पास। ठीक, चलो अगले क्रम में प्रत्येक ऋणावेश के लिए एक अतिरिक्त जोड़ना, मतलब यदि किसी भी कंपाउंड पर ऋण चार्ज है तो फिर अब इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक काउंट कर लेंगे। क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक करेंगे। यदि 1 ऋणायन है तो 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, 2 ऋणायन है तो 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। आपको पता है ऋणात्मक आयन यदि लगा हुआ है, मतलब इसका निष्कर्ष ये निकला कि कहीं से वो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा में रखा है,
और वहीं पे यदि धन आयन है, धन आवेश है, तो मतलब वो कहीं ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी है, ये चीज जानना जरूरी है। सभी परमाणुओं को जमा कर लिखना, सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व यानी जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है उसको हम केंद्र में रखेंगे और अधिक विद्युत ऋणी तत्वों को उसके चारों ओर रखेंगे। यानी केंद्रीय धातु परमाणु किसे मानेंगे, मतलब केंद्र सेंटर पॉइंट किसे मानेंगे, जिसकी ऋण विद्युतता कम होती है। ओके, चलिए। कंकाल संरचना में केंद्रीय परमाणु बीच में तथा शेष किनारे पर होने चाहिए। किनारे किनारे हम बात करेंगे, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ तो लो आप लोग। इलेक्ट्रॉन डाट इस प्रकार से लगाना कि प्रत्येक तत्व का अष्टक पूर्ण होता हुआ परिलक्षित हो, मतलब सभी में बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ले दे के कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हुए नजर दिखाई दे। अब ऐसा नहीं कि H और H के बीच 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की तो क्षमता 2 ही है तो 2 ही होगा, ठीक है। यदि हाइड्रोजन हो और फ्लोरीन तो ये एक संयोजी होते हैं, इनको हमेशा किनारे भाग पर रखना है, केंद्र पे नहीं रखना, कभी भी याद रखना आप लोग, ठीक। चलिए, अगला नंबर जो चरण है, मतलब अगला जो नियम है कि अब इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार वितरित करें। इलेक्ट्रॉन हमको देना पड़ेगा, सभी को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, जिससे कि साझे के बराबर कुल बंध हो, मतलब साझे में बराबर रूप से बंध बन सके। ऐसा नहीं कि एक परमाणु को ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दो तो अष्टक के बाहर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है बच्चों। दो परमाणुओं के मध्य एक बंध के लिए 2 साझे वाले इलेक्ट्रॉन दर्शाने चाहिए, मतलब 2 परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तब बंध बनेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बंध का निर्माण करते हैं। सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, थोड़ा सा भी आप इसको चरण को समझ लो कि आपके बुक में क्या दे के रखा है, कि क्या क्या बोल रखा है। दर्शाने चाहिए तथा अन्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा बहुबंध या एकाकी इलेक्ट्रॉनिक बंध दर्शाते हुए सभी परमाणुओं के अष्टक पूर्ण करना चाहिए, मतलब एक बंध से अतिरिक्त हम 2 बंध का भी निर्माण कर सकें, लेकिन वो अष्टक रूल पालन करना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से होना चाहिए। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम मुद्दे पर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, समान तथा बहु परमाणविक अणुओं की लुईस संरचना। चलें एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, पहला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल में मजा आएगा भाई साहब। जैसे हमारे पास N2 है, क्या है, N2 है, ठीक। सबसे पहली बात तो ये है कि इनके संयोजी कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, ये तो पता होना चाहिए भाई। कार्बन में जैसे मान लीजिए हम कार्बन में देखते हैं कि बाह्यतम कोष में 4, नाइट्रोजन में बाह्यतम कोष में 5, तो सबसे पहले तो हमको काउंट करना कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पे बाह्यतम कोष में 5, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए, ठीक। तो इनको हमको संरचना बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों परमाणु को कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब प्यारे बच्चों, इनमें क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन बांटना है, मतलब 5-5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यदि मैं इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दूं कुछ इस प्रकार से, 1 2 3 4 5, इसमें देखो बच्चों 1 2 3 और 4 और 5, इसको इस प्रकार से अरेंज करना है कि इसका ऑक्टेट, मतलब ये इसके 3 से बंध बनाएगा बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से आप दर्शा सकते हो। और ये जो नाइट्रोजन इसके 3 से बंध बनाएगा, तो कुछ इस प्रकार से आप दर्शा सकते हो। अब काउंट करो, क्या ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं। देखो नाइट्रोजन में ऑलरेडी 5 हमने दे रखा था, 3 इसके साथ बंध बनाया तो 5 3 8 हो गया। इस नाइट्रोजन में भी बच्चों ऑलरेडी 1 2 3 4 5 थे, 3 इसके साथ बनाया तो कितना हो गया, 8 हो गया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यही चीज तो बोला गया, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनों का योग करो, धनायन या ऋणायन है, यदि धनायन है तो इलेक्ट्रॉन घटा दो, ऋणायन है तो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ठीक है। फिर यदि भाई यहाँ पे तो समान, इनकी जो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं दोनों में समान ऋण विद्युतता है, तो इसमें कोई केंद्रीय धातु या आजू बाजू में लिखने की जरूरत नहीं। 2 परमाणु इनको दोनों को हमने है ना बांट दिया, सिंपल और कुछ भी नहीं। जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो चीज आप कर सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सिंपल है, ये छोटा सा कंपाउंड है इसलिए ये सिंपल है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनियम आयन बना CO3 है ना। चलो इसको बनाते हैं, थोड़ा सा आगे करते हैं, CO3 और इस पे 2 नेगेटिव आयन है। 2 नेगेटिव आयन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से लेकर रखा है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कौन हो सकता है, ऑक्सीजन तो 3 है तो ये तो हो नहीं सकता, ऐसे आप जानो समझो, कार्बन होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, इस कार्बन को लिखना है बच्चों, ये कार्बन हमने लिख दिया, ठीक है।
और 3 ऑक्सीजन है, तो कहीं ना कहीं 3 ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से दर्शाओ कि थोड़ा सा अच्छा भी दिखे। 3 ऑक्सीजन में कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं। ठीक, अब बात रही इनमें इलेक्ट्रॉन की संरचना की। तो टोटल यदि इलेक्ट्रॉन में यदि आपसे कहूं संयोजी कोष में, तो बच्चों यहां पे जो कार्बन है, कार्बन में बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6, तो क्षेत्रिक 18 और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, मतलब 20 है ना। तो इन्हीं कुल मिलाकर के कितना हो गया, 24 इलेक्ट्रॉन। 18 2 20 और 4 24 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने बात कहा भाई साहब कि यदि ये जो 2 आयन है, तो कहीं ना कहीं 2 ऑक्सीजन को हम 2 आयन दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि यही ऑक्सीजन, कोई भी ऑक्सीजन को दे दो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ध्यान रखना आप लोग, इतना तो क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है बच्चों, यहां तक क्लियर रखना आप लोग। इलेक्ट्रॉन ये लेकर रखे हैं। कौन इलेक्ट्रॉन लिया है, ऑक्सीजन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक, चलो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं कि 1 2 3 और 4, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ज्यादा होता ही नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, अधिक होता ही नहीं है। ठीक है, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाना है, जैसे मैं इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाऊं, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया। ठीक है, इसमें भी दर्शा दूं बच्चों, 1 2 3 4 और यहां पे 5 6 हो गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन अधिकता के कारण यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिया, 7 हो गए। ठीक है, चलो इसके बाद इसमें भी देखूं, 1 2 3 4 5 और 6, ऋण आयन के कारण 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। कुछ इस प्रकार से इसकी लुईस डॉट संरचना होगी। अब कहोगे ऑक्टेट रूल कैसे पालन करेगा सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। तो ये जो कार्बन है ना, तो यहां से बंध बनाएगा बच्चों, यहां से इस प्रकार से कुछ। तो देखो कार्बन एक ये बंध बनाएगा, एक यहां बंद और 2 बंद यहां पर बनाएगा। तो कार्बन कितने होंगे, 2 2 4 2 6 2 8, इस प्रकार से कार्बन की 8 हो जाती है ना। ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीट कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाने चाहिए, इस प्रकार से। अब इसमें देखो, इस ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक इससे जुड़ा है सिंगल बंद से, तो 8 हो गए। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी किसी से लेकर रखा है, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी बंद बना लेगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों यहां पर भी हम देखें तो यहां पर ऑलरेडी इसके पास 6 थे और 2 कार्बन के साथ, तो इसका भी 8 हो रहा है कंप्लीट। देख सकते हो आप लोग, यही लुईस डॉट संरचना है। दुनिया की कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी यौगिक का बना सकते हो। ठीक है, दुनिया भर की कहानी जो थी ना, वो कुछ भी नहीं है, किसी भी यौगिक का बना सकते हो। मैं और बनाऊंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखता हूं, और एग्जाम्पल में पहला जो मैं ले रहा हूं, कोई भी ले सकता हूं, OF2। ठीक है, OF2। ठीक, यहां पर देखो मैंने वैसे ही बताया था, हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, तो उसे किनारे भाग पर ही जोड़ना है, ज्यादा परेशान नहीं होना, किनारे भाग पर ही जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे बच्चों, तो देखिएगा, इसकी संरचना बना रहे हैं। तो ये हमारे केंद्रीय धातु परमाणु ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है। ठीक, अब देखो यदि मैं कह दूं ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन एक ही बंध बनाने की क्षमता रखता है, 2 बंध तो बना ही नहीं सकता है, तो फ्लोरीन एक ही बंध बनाएगा, ध्यान रखना, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं करेगा कभी भी। तो फ्लोरीन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और 1 फ्लोरीन इसके साथ साझा करेगा। तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, ऑक्सीजन के टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन और मैंने कर दिया। इस प्रकार से ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इससे ले लेगा, 2 फ्लोरीन से, तो 8 हो गए। ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो रहा है, पालन कर रहा है। चलो, इसके बाद फ्लोरीन के बाह्यतम कोष में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 ऑलरेडी है, तो एक काम करो 6 इलेक्ट्रॉन और लगा दो। तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने और लगा दिए कुछ इस प्रकार से, और जब इस प्रकार से कर दिया तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके ऑक्टेट रूल को पालन कराओ, तो कुछ इस प्रकार से आप इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तविक रूप से 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ऑक्सीजन की बात आ गई, तो ऑक्सीजन का कुछ इस प्रकार से करोगे, तो ये देखो, अब देखो मजा आ रहा है। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। जैसे हमारे पास ये फ्लोरीन था, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ, तो ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन इसका व्यस्त हो गया है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 6 कर दिया। इसके 2 इलेक्ट्रॉन व्यस्त हो गए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे। इसके पास
एक इलेक्ट्रॉन व्यस्त हो गया बच्चों, तो यहाँ पर ये गलत हो गया है, 1 2 3 4 5 6, इसको हटाते हैं। तो फ्लोरीन के 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ऑक्टेट रूल पालन करेगा कंप्लीट रूप से, समझ में आया? ये एग्जाम्पल है, पहला नंबर एग्जाम्पल दिया मैंने। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, बिल्कुल चिंता ना करें, बेहतरीन रूप से कोशिश करूंगा समझाने के लिए। H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है, इसका मुझे लुईस डॉट संरचना बनाना है। क्या बनाना है? लुईस डॉट संरचना। अब यहां पर 2 ऑक्सीजन है और 2 H, तो H जो है हमेशा किनारे भाग पर रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। H को आप हमेशा किनारे भाग पर रखो, है ना, ज्यादा परेशान नहीं होना, सीधा किनारे रख दो। तो H को हम किनारे रखेंगे तो बचेंगे ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, और H को किनारे भाग पर रखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पास तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो ज्यादा क्षमता है नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और एक के साथ ही साझा कर सकता है, ये भी एक के साथ ही साझा कर सकता है। अब ऑक्सीजन भी भैया एक बंद इधर बना दिया, एक बंद इधर बना सकता है, तो ये लो ऑक्सीजन, इनके बीच में बंद बना। ऑक्सीजन की भी क्षमता कितनी होती है? केवल 2 बंद बनाने की। कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑलरेडी है, तो 2 4 और 2 6, 2 ऑलरेडी है, तो 2 4 और 2 6। तो इस प्रकार से इसके कंप्लीट चैन बन जाता है, और इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं। H है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और फिर H है। इसमें यदि इलेक्ट्रॉन दर्शाना है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन दर्शा सकते हो कि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ठीक। 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दोनों लुईस डॉट संरचना है। ऑक्टेट रूल के लिए इस प्रकार से आप एक बंद संरचना बना सकते हो। थोड़ा सा समय लगता है पर मजा आता है एक एक यौगिक को समझाना। जैसे मैं अब देखता हूं, कुछ और देख लेता हूं, PH3। बोलोगे सर बड़ा सरल सरल ले रहे हो, कठिन तो ले ही नहीं रहे हो। अब इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा होगा? फास्फोरस होगा। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 1 2, चाहे ऊपर करो चाहे नीचे करो, सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और ज्यादा है नहीं। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन में कुछ इस प्रकार से होगा कि भाई एक इसके साथ बंद बनवा देगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, बचे कितने? 2, तो ये 2 हो गया। फास्फोरस में 5 ऑलरेडी थे, 3 बंद बनाएगा तो 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑक्टेट रूल हो गया। इसको ऐसा बनाना है तो फिर थोड़ा सा फास्फोरस, इसके साथ H, इसके साथ H, इसके साथ H, मात्र इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 2। कंप्लीट है भाई। 3 बंद तो बना लिया ऑलरेडी। और ध्यान रखना फास्फोरस 8 जो अपने 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया, तब बंद बना चुका है। अगला नंबर देखते हैं SO4 2 निगेटिव, ठीक है। चौथा SO4 2 निगेटिव, ठीक है। SO4 2 निगेटिव, इसमें देखो कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें थोड़ा समझना जरूरी है। सल्फर के 72 कोष में कितने होते हैं बच्चों? सल्फर के 72 कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 और ले लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और बाकी इनके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है 72 कोष में, ठीक है। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास भी 6, तो 6 पंचे 30 और 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया, 32 इलेक्ट्रॉन कुल है। अब भाई 4 ऑक्सीजन है तो वैसे भी समझ में आ जाता है कि केंद्रीय परमाणु कौन सा? वो सल्फर है। केंद्रीय परमाणु कौन सा? वो सल्फर है। सल्फर के चारों ओर 4 ऑक्सीजन जुड़ा है। कितना? 4 ऑक्सीजन, कुछ इस प्रकार से, ठीक। चलो, हर एक ऑक्सीजन के पास, सल्फर के पास तो मान लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 और 2 6, 2 आयन के रूप में, तो 2 8 हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये भाई साहब इसके साथ बंद बनाता है, इसके साथ क्या करता है? बंद बनाता है। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से। और ऑक्सीजन का कैसा करोगे आप? ऑक्सीजन में भी तो ऐसे होना चाहिए। तो एक काम करो, ऑक्सीजन में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 ऐसा कुछ करके आप संरचना बना सकते हो। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बता दो आप। इसमें आपको इधर बनाना चाहिए यार, इधर डबल बॉन्ड बना देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आप इधर ना करके इधर करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर ना करके इधर करना, तो इधर मैं कर देता हूं, इसको कर देता हूं गायब, ठीक है। तो इधर मैंने इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब देखो, और इसको आयन है ना, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ध्यान रखना। 2 निगेटिव आयन है तो 2 निगेटिव करना पड़ेगा, ठीक। इस प्रकार से इसको हम बना सकते हैं।